हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आज हम लोग साइंस में जो आप लोगों का है 20 में 20 नंबर क्लियर करेंगे। ठीक है, यानी कि 20 नंबर का आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, आप लोगों को पता है 20 नंबर का आप लोगों का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और इस वीडियो में हम लोग पूरे बुक में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से आपके 20 में 20 नंबर ना आए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पेपर में जाओ, पूरा धुआं उड़ा दो, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जा रहा है। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, यहां क्या पूछ रहा है, Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। लॉजिक देखो, यहां पहली बात तो Fe2O3 था, मतलब ये दो लोग थे, दो लोग से क्या हुआ, इधर ये बचे सिंगल। ठीक है, पहले तो इनकी लाइफ अच्छी थी, फिर ये सिंगल हो गए, मतलब अलग हो गए। अब क्या हुआ ना कि ये L2 जो है ये भैया गए और इनके साथ मिल गए, मतलब इन्होंने इनका जो है टिकट कट कर दिया। तो अब यहां ध्यान से समझो क्या है लॉजिक, कि यहां जो है इसको विस्थापित कर दिया ना, क्योंकि 2Al है जो है Fe2 को विस्थापित कर दिया, स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लिया ना, तो Al2O3 + 2Fe बन गया। तो सभी को पता हो गया होगा कि मैंने नाम में ही बोल दिया कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो Fe2 है वो क्या किया, यहाँ Al2 यानी कि 2Al जो है वो Fa2 को विस्थापित कर दिया। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते ही हैं। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी उसमें क्या प्रयुक्त होता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, AgCl, PbNO3 का, FeSO4 का या CaCO3 का। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम लोग AgCl का प्रयोग करते हैं। किसका? AgCl का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू होता है। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, यानी कि पीएच वैल्यू आप लोगों ने नाम सुना होगा पीएच का। पीएच जो होता है उसमें हम अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और बहुत सारे का हम लोग पीएच वैल्यू जानते हैं। 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम या 7 से अधिक। तो सभी को पता है जो हमारा अम्लीय विलयन होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होता है। एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल, और इसमें क्या होता है ना कि यहाँ आप लोगों का 0 होता है और यहाँ आपका नहीं, हाँ यहाँ आपका 0 होता है, ये आपका 7 होगा, ये आपका 14 होगा। अब जो 0 से 7 के बीच में होगा वो अम्लीय होगा और 7 से 14 के बीच में होगा जो क्षारीय होगा। अब देखो ये जो 7 होगा वो उदासीन होगा। अब ये जो 7 से कम है वो अम्लीय है, 7 से अधिक है वो क्षारीय है। तो 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा और अधिक जो होगा वो क्षारीय होगा, और जो 7 होगा ना वो उदासीन होगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 10 होगा। देखो ध्यान रखना कि लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, जो नीला को लाल कर दे वो अम्लीय, लेकिन जो हमारा लाल को नीला कर दे वो क्षारीय। तो 1 जो होगा वो तो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, 4 भी अम्लीय है, 5 भी अम्लीय ही है, बट 10 जो है वो 7 से अधिक है, इसलिए क्षारीय होगा। ठीक है, बस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ आपसे पूछा गया है 5 में कि जो हमारा शुद्ध विलयन होता है या शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है, ये आपको बताना है कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है। 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है। तो जो हमारा शुद्ध जल होगा बिल्कुल शुद्ध, उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 होगा, क्योंकि 7 जो होता है वो उदासीन होता है, ना तो खट्टा होता है ना मीठा होता है, इसका कोई स्वाद ही नहीं होता है, स्वादहीन होता है। तो हमारा पानी क्या है, स्वादहीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, कौन सा है जो अम्लीय लवण है, NaCl, NaHSO4 एंड Na2SO4 एंड KCl। तो हमारा जो अम्लीय लवण है इसमें हमारा हाइड्रोजन आयन है, इसलिए हमारा अम्लीय लवण है। क्या है, एक अम्लीय लवण है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ में आ गया, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो पेयजल है, जो पीने वाला जल है, पेयजल, पेयजल का मतलब क्या होता है, पीने वाला जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। अगर जो पीने वाला जल है, अगर उसमें जीवाणु हो जाए तो जीवाणु को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे ताकि हम उसको पी सकें? CaO Cl2 का, एंड फिटकरी का, बेकिंग सोडा या धावन सोडा। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? CaO Cl2 का, मतलब CaO Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है, तो हमारा हो चुका है 7 क्वेश्चन और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझना है, पूरे बुक के क्वेश्चन से, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडे का रासायनिक नाम आपको बताना है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। तो धावन सोडे का जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला एक विलयन है। एक विलयन में अगर हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता देखें तो हमारा 10 की घात -9 EM है, यानी कि मिलियन है। इस विलयन की पीएच वैल्यू होगी 10 की घात 9 है ना, तो ये 9 जो है वो पीएच वैल्यू हो गई, 9 जो है वो पीएच वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये जो है नीचे से ऊपर जाएगा और प्लस में हो जाएगा, तो ये 9 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन तक आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 9 में अगर आप 9 क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लो, एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी जो है वो क्या है? जैसे आप लोगों ने धातु, आधातु, उपधातु, मिश्र धातु सभी के बारे में पढ़ा है। अगर पूछे एंटीमनी क्या है तो क्या बताओगे? धातु है या उपधातु, या उपधातु या फिर हमारा मिश्र धातु, ये आधातु, मतलब धातु है, आधातु या उपधातु या मिश्र धातु। तो एंटीमनी, एंटीमनी हमारा क्या है? एंटीमनी जो है वो एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 तक हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? कौन सा ऐसा धातु है जो साधारण ताप, मतलब ताप जो है बिल्कुल साधारण हो, ठीक है, सिंपल ताप, ठीक है, टेम्परेचर, तो उस पर हमारी अभिक्रिया कर लेती हैं? कापर है या मैग्नीशियम, जस्ता है या आयरन, लोहा या सोडियम या और हमारा कैल्शियम। तो यहाँ जो सोडियम और कैल्शियम है ये सही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और ये हमारा साधारण ताप पर अभिक्रिया कर लेती है जल से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। अगला, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? देखो, अम्ल में से हाइड्रोजन का एक फंडा है छोटा सा जो आपको पता होना चाहिए। देखो, एक आप लोगों को सक्रियता श्रेणी पढ़ाया गया होगा जिसमें हाइड्रोजन बीच में होता है, कुछ नीचे होते हैं, कुछ ऊपर धातु या तत्व होते हैं। ठीक है, धातु होते हैं। अब क्या है ना कि जो नीचे वाले हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। जो ऊपर है वो कर लेंगे, क्योंकि ये ऊपर है ऑलरेडी, तो उनसे ज़्यादा अमीर हैं, और जो नीचे हैं वो गरीब हैं। अब गरीब थोड़ी कर पाएगा, आपको हटा थोड़ी पाएगा, तो Fe जो है वो कर लेगा, Zn भी कर लेगा, Mg भी कर लेगा। हमें ये बताना है जो नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो है Cu जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा। रीजन ये है कि ये हाइड्रोजन के नीचे है और ये कम अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेंगी? तो Mg, Zn, Pt एंड Cu, Hg। देखो ध्यान से समझना, सक्रियता श्रेणी तैयार कर लो, पढ़ाया गया है। तो यहाँ Mg जो है और Zn जो है ये कर देगा, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन के ऊपर है और ये जो है ये सब नीचे हैं। Cu भी नीचे है, Hg भी नीचे है, Pt भी नीचे है, और जो हमारा Mg है और Zn है ये जो है ये हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन समझो यहाँ ध्यान से कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है? मतलब कौन सा ऐसा जोड़ा है जो प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है? पहला, ए सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, सोडियम क्लोराइड एवं कॉपर धातु, या फिर हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन या एल्यूमिनियम धातु, या फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, या सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं हमारा कॉपर धातु। देखो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट आ गया ना, अब यहाँ जो सिल्वर है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, सही है, और इसीलिए हमारा जो ये है एक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14 तक। 15 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन में कौन सा समूह है? कीटोन, और कीटोन समूह का जो होता है वो CO होता है, CO। तो देखो यहाँ CHO है, यहाँ OH है, ये भी नहीं है, यहाँ COOH है, ये हमारा सही CO, ये वाला। ठीक है, दो देखो 4 होने चाहिए कार्बन के, तो 2 तो हाइड्रोजन हमारा साथ, सॉरी ऑक्सीजन साथ में जुड़ गया, 2
HH जोड़ दो, हो गया। देखो अगला प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल में जो है वो हमारा अल जुड़ा हुआ है, बड़ा छोटा वाला अल, तो अल का मतलब होता है एल्डिहाइड समूह, तो वो जो होगा वो क्या होगा, OH तो हमारा एल्कोहल है, इसमें ऑल जोड़ा जाता है, कीटोन में ओन जोड़ा जाता है, CO है ना, ये नहीं, ये वाला है CHO एल्डिहाइड समूह में हम लोग अल जोड़ते हैं, इसलिए हमारा जो है वो जो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है वो CHO है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक में से कीटोनी समूह उपस्थित है? कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें कीटोन समूह है? सारे एक जैसे लग रहे होंगे आपको, क्योंकि ये एक जैसे ही दिख भी रहे हैं। देखो सबसे पहले ध्यान से, ये हमारा A वाला है कि नहीं, ये हमारा CO है ना, यानी कि H, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा CO नहीं CHO है, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, CHO है, ये COOH है, क्योंकि यहाँ OH यहाँ O है, ये वाला सही है, बगल बगल में, हाँ ये से बीच में है, तो ये हमारा जो है ये एक कीटोनी समूह है, डी वाला ऑप्शन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, तो ये हमारा एक कीटोनी समूह है और डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं, क्योंकि पूरे बुक से हैं इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको पता है। तो एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय परमाणु हैं? देखो CH3 COH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है। अब इसमें कितने अम्लीय परमाणु? अम्लीय परमाणु बताना है, छोटी मोटी चीज़ नहीं बताना है, ठीक है। देखो अम्लीय परमाणु का मतलब होता है सबसे पहले अम्लीय हाइड्रोजन, तो ये देखो हाइड्रोजन एक ही है ना, क्योंकि ये हमारा एल्किल समूह है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, अम्ल में COH में एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा एक सही हो जाएगा, ठीक है। एक ही है, ध्यान रखना, कभी 4 मत लगा देना कि एक यहाँ है 3 यहाँ है, नहीं, वो अलग है। अगला 19 नंबर, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नियम होगा। एथिल अल्कोहल, ध्यान से समझो, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3 एथिल अल्कोहल है ना, एथिल अल्कोहल CH3OH। देखो एथिल अल्कोहल का सूत्र आप लिख सकते हो CH3CH2OH या फिर C2H5OH, ये भी एथिल अल्कोहल ही है, क्योंकि हमें कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए। C2H5OH ये भी एथिल अल्कोहल है, और इसमें मेथेन नहीं होगा, एथेनल नहीं होगा, क्योंकि भाई हमें OH समूह है तो ऑल है, एथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा? एथेनॉल सही है, ठीक है। अगला, निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहले तो असंतृप्त जो होता है वो एल्केन नहीं होता, एल्केन हमारा संतृप्त होता है, तो एल्केन सबसे पहले छांट लो। ये हमारा क्या है? ये एल्केन है, तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा इसका 2 गुना से 2 ज़्यादा वो एल्केन होता है, तो 2 दूनी 4 2 6। ये भी हमारा 1, यानी कि 1 एकम 1 2 4, ये भी नहीं है। ये 3 का गुणा 2 से 6 2 8, ये भी नहीं है, ये वाला है, क्योंकि ये C2H2 है, ठीक है। ये हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इनके बीच में आप देखना डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगला 21 नंबर, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वापोषी पोषण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं? CO2 H2O एंड हमारा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो हमारे उपयुक्त सभी मतलब सभी चीजें आवश्यक है अगर स्वापोषी पोषण स्वयं अपना भोजन बना रहा है तो, ठीक है। यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है या कहाँ से स्रावित होता है? लार से, जठर रस, पित्त रस से, अग्नाशय रस से। तो यकृत जो है वो पित्त रस से स्रावित होता है। कहाँ से? जो पित्त रस होता है वहां से हमारा यकृत स्रावित होता है। 22 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया ना। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है जठर रस स्रावित होता है। जो जठर रस है वो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, छोटी आंत से, अमाशय से, बड़ी आंत से। तो हमारा जो जठर रस है, जठर रस का मतलब होता है कि वो हमारा अमाशय से स्रावित होगा। जठर रस अमाशय से, ठीक है। अगला, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन है वो किसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो भैया जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? श्वसन में, ठीक है। श्वसन यानी कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला,
मनुष्य के हृदय में कक्षकों की संख्या, सभी को पता है मनुष्य के हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो इसका मतलब हमारा 2 और 2 4, तो 4 यानी कि 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जो जाइलम है वो क्या करता है? देखो 2 ऊतक होते हैं पादप के, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम करते क्या है? जाइलम जो है वो जैसे जल का वाहन, फ्लोएम जो है वो भोजन का वाहन। तो जाइलम क्या करता है माय डियर स्टूडेंट? वो जल का वाहन करता है। किसका? जल का वाहन करता है। तो जाइलम आप याद रखना कि वो जल का वाहन करता है। अगला, फ्लोएम द्वारा भोजन का रूपांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वासा के रूप में। तो ये जो होता है सुक्रोज के रूप में, जो हमारा फ्लोएम है वो सुक्रोज के रूप में भोजन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां मनुष्य के जो वृक्क है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क होता है, आप लोगों ने देखा ना, किडनी जो 2 पाया जाता है, यानी कि एक जोड़ी। अब ये किससे संबंधित है? पोषण से पढ़े हो? श्वसन से नहीं, उत्सर्जन से, हाँ, परिवहन से नहीं, क्योंकि जो उत्सर्जी अंग है वो सबसे मेन वृक्क है। वृक्क जो है सबसे मेन उत्सर्जी अंग है। तो भाई वृक्क जो है उत्सर्जन से ही संबंधित होगा, क्योंकि भाई ये हमारा मेन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जन से ही संबंधित होगा ना। अगला, पित्त रस स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहां से होता है? पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से, अमाशय से। तो पित्त रस का स्राव कहां से होता है? यकृत से। कहां से? यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, अगला, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो 2 तंत्रिका कोशिका है, मतलब 2 तंत्रिका कोशिका है, उनके बीच जो खाली स्थान होगा उसे क्या कहते हैं? दुर्मिका, स्नेप्स, एक्सॉन या हमारा आवेग। चलो फटाक से बताओ। तो 2 तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नेप्स। क्या कहते हैं? स्नेप्स। ठीक है, स्नेप्स याद रखना। मनुष्य में जो मस्तिष्क होता है वो उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या करता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त में से सभी। देखो सोचने के लिए तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो रहता भी है, हृदय स्पंदन में भी काम आता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है ताकि कोई दिक्कत ना आए। उपयुक्त सभी, हमारा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मनुष्य का जो मस्तिष्क है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन या फिर हमारा साइटोकाइनिन। तो इन चारों में से हमारा कौन सा है जो पादप हार्मोन्स है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है। ये सारे हमारे पादप नहीं है, जंतु हार्मोन्स है। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो कि जो मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, जो मादा लिंग हार्मोन्स है वो क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो मादा लिंग हार्मोन्स है वो हमारा एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन हमारा कहलाता है मादा लिंग हार्मोन्स जो है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स है वो कहां से स्रावित होता है? अमाशय से, यकृत से, वृक्क से या अग्नाशय से? तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स है वो हमारा कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से। कहां से? अग्नाशय से हमारा जो है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए। ठीक है, यही तो है डीएनए। ठीक है, डीएनए में जो ये तंतु है ना, मतलब ये जो तंतु है ऐसे ये किससे जुड़े रहते हैं? एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? ये सब कैसे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा या फिर हमारा सहसंयोजी बंध द्वारा। तो ये जो होते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किससे द्वारा? हाइड्रोजन, H बंध, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लैस्मीनिया में? तो जो अलैंगिक जनन है वो जो मुकुलन के द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में जो है वो हमारा अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या होते हैं? वाह्यदल, अंडाशय, अंडक, प्राग कण। तो प्राग कोश, देखो प्राग का मतलब प्राग, तो प्राग में प्राग ही होता है, मतलब प्राग कण ही होता है। ठीक है, प्राग कोश में जो होता है वो प्राग कण होता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया।
38 नंबर क्वेश्चन देखो, 38 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो मनुष्य होते हैं या फिर मादा जो होते हैं ना, मादा में जो है वो मतलब भाग नहीं है। अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है, हमें नहीं वाला बताना है। गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिम्बवाहिनी अंडवाहिनी भी है। तो हमारा जो शुक्रवाहिका है वो नर जनन तंत्र का भाग है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के नर भाग को कहते हैं, पुष्प का जो नर भाग है उसे क्या कहते हैं? पुमंग, जायांग, बीजांड, अंडाशय। तो हमारा जो पुष्प का नर भाग है उसे हम लोग पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। पुमंग का मतलब नर भाग और जायांग का मतलब मादा भाग। ओके। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जो मुकुलन होता है वो पाया जाता है, मुकुलन किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, एल्हेस्मेनिया में, कोई नहीं। तो मुकुलन जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो हमारा पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? भाई मेंडल का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा, नियम भी पढ़ा होगा। अब आपको ये तो पता होगा किस पर प्रयोग किया था, पूरा कथा सुन लिया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता किस बात पे था तो कहाँ मजा आएगा। टमाटर था, बैगन था, या मटर था, या सरसों था? तो सभी को पता है कि जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था ना वो किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर किया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज प्रकट करता है? स्माल्टी शुद्ध बौना होता है, ये भी हमारा लंबा होता है बट शुद्ध नहीं होता। जिसमें कैपिटल हो, जो बिल्कुल कैपिटल हो वो हमारा शुद्ध होता है, और जो बिल्कुल स्मॉल हो वो हमारा अशुद्ध होता है। ठीक है, उल्टा। तो ये हमारा कैपिटल आर बिल्कुल शुद्ध है। 43 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 का 2 से भाग दे दो, गुणा कर दो, क्योंकि f बराबर जो होता है वो r/2 होता है और r बराबर 2f, और r बराबर 2f का मतलब होता है फोकस दूरी की 2 गुना। अब 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा। ठीक है, 20। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस साभावता है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो वो दोनों अवतल ही होंगे, क्योंकि यहाँ हमारा माइनस है ना, तो इसीलिए माइनस का मतलब होता है कि अवतल होगा बस। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी। देखो सबसे पहले ये हमारा हो गया क्या? चाल। हमने 1.5 से भाग दिया, 2 बचा, क्योंकि भाई हमें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा, बट हमारा 6 नहीं होगा, 8 होगा। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा सही है। अगला, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर का मतलब 100/50 बराबर हमारा सेंटीमीटर है ना, तो 2 हो जाएगा, प्लस में 2, +2 डायोप्टर, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर से 100 रखा जाएगा। अगर मीटर में होता तो हम लोग क्या रखते? 1। अगला, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष कोई माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जल, हीरा या कांच या तारपीन तेल। तो हमारा हीरा के लिए, हीरा का सबसे ज्यादा। ठीक है। अगला, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो रेटिना पर बनता है, सभी को पता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, इसमें से कोई नहीं। तो भैया कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें अगर धारा का प्रवाह करना है तो वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3 × 10⁻³ एंड 3.6 × 10⁻3, 3.6 × 10⁻4 एंड 3.6 × 10⁻6। 3.6 × 10⁻6 6 याद रखना, हो जाएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। 51, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 726 वाट, 736 वाट, 3.6 × 10⁵ वाट, 746 वाट। सही है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वो 746 वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर प्रति ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता है भैया, ओम होता है, और सभी को पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
53 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति P का सही सूत्र है P बराबर आई आर स्क्वायर, ठीक है, P बराबर आई स्क्वायर आर, सॉरी आई स्क्वायर आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 54 नंबर, विद्युत धारा का इकाई है वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, तो ये वाला होगा किलोवाट घंटा। तो देखो हम लोगों ने 54 क्वेश्चन देखा है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो है क्लास 10 साइंस का। साइंस के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको 20 में 20 नंबर फिक्स कराएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, 100% पक्का आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा पूरे का सॉल्यूशन, तो वो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या पूछ रहा है, ऊष्मा छेपी या फिर जिसे हम लोग कहते हैं दहन, ठीक है। ऊष्मा छेपी का मतलब क्या होता है, दहन। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है जलना, जैसे किसी चीज को हम जलाते हैं तो उसमें दहन यानी कि हमारा ऊष्मा बाहर निकलती है, दहन होता है। एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। आपको यहां बताना है कि जो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये दोनों क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ है, उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाना है, मतलब एज एग्जांपल्स भी आपको समझाना है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ध्यान से समझ लो एक एक क्वेश्चन को, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है। दूसरा है बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप सारा तैयार कर लोगे तो टॉपर ही बन जाओगे, और अगर आपने 60% 70% तैयार कर लिया तो भी आप 80% 85% 90% ले आओगे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। आपको उदाहरण के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाना है, ठीक है। जो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया होता है उसको आप लोग उदाहरण के साथ अच्छे से समझाओ। समझ में आया रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ध्यान दो, जो आप लोगों का इन दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला संक्षारण, जो हमारा संक्षारण होता है, दूसरा हमारा विकृत गंधिता, मतलब संक्षारण और विकृत गंधिता। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा VVIMP क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मतलब साइंस के ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखो आपको कितना क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन नहीं आता है, आप चेक कर लो। अगर आपको इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं तो आपका साइंस बिल्कुल क्लियर है, और अगर नहीं आता तो आप लोगों का साइंस अभी क्लियर नहीं है। 4 नंबर है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, और यह कितने प्रकार का होता है। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण के साथ समझाना है। तो रासायनिक अभिक्रिया सभी को पता है क्या होता है, और वो कितने प्रकार का होता है, बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, अपचयन, उपचयन, जितना आपको आता है वो लिखो, पूरा नहीं जरूरी है। 4 से 5 अभिक्रिया लिख दो, बहुत है, 4 से 5 बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि पीएच की परिभाषा, जो पीएच होती है उसकी परिभाषा देना है। इनका या फिर इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से आप क्या समझते हो। जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू, उसकी परिभाषा देना है, जो उसका डिफिनीशन होता है आपको बताना है, ठीक है, पीएच का। और ये जो होता है इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से आप क्या समझते हो, जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता है उससे आप क्या समझते हो। तो 5 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उसका परिभाषा लिखना है, उदाहरण भी देना है। सभी को पता है कि एसिड जो होता है, एसिड और प्लस बेस, यानी कि एसिड और बेस जो अभिक्रिया करता है तो हमारा सॉल्ट बनता है, ठीक है, और प्लस वाटर बनता है। तो यही जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड बेस जब आपस में मिलेंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा, यही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाकर पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा।
7 नंबर, इसमें हमारे लॉन्ग भी हैं, लघु उत्तरीय भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, पूरे क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाएंगे। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, और इसी में आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। विधि लिखिए और तथा रासायनिक गुण भौतिक गुण बताइए। जो बेकिंग सोडा होता है उसको कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि बताओ भाई, कैसे बनाया जाता है, रिएक्शंस आप लोगों को देना है। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि बताना है, इसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो भी बताना है, भौतिक गुण जो है वो भी बताना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यंजक चूर्ण। जो व्यंजक चूर्ण है उसको बनाने की विधि बताना है। जो व्यंजक चूर्ण होता है उसको कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि लिखिए तथा रासायनिक और भौतिक गुण लिखिए। जो इसके रासायनिक गुण होते हैं और भौतिक गुण वो भी लिखना है। जो हमारा व्यंजक चूर्ण होता है, व्यंजक चूर्ण सबसे पहले आप बनाने की विधि लिखो और उसके जो रासायनिक भौतिक गुण होते हैं उसको भी आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है और बनाने की विधि भी बताना है आपको और उपयोग भी लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ये भी बताना है, बनाने की विधि भी आप लोगों को लिखना है, उपयोग भी लिखने हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको क्या होता है, बनाने की विधि, उपयोग, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि वर्जन तथा निस्तापन क्या होता है। वर्जन जो होता है और निस्तापन, इसके बारे में आपको बताना है, उदाहरण भी लिखना है। तो वर्जन और निस्तापन के बारे में आप सभी को पता होगा क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु चैप्टर पढ़ा होगा ना तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। वर्जन तथा निस्तापन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अयस्क तथा खनिज को परिभाषित कीजिए। जो अयस्क होते हैं और खनिज होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में आता है। अयस्क की परिभाषा लिखिए, खनिज की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अयस्क तथा खनिज को आपको डिफिनीशन लिखने हैं, परिभाषा लिखने हैं, उदाहरण देना है, अंतर भी बता दो, कोई एक अंतर बता दो, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन 12 नंबर, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है और इनके अनुप्रयोग भी 1-2 आप लोगों को पढ़ाया गया, 2 अनुप्रयोग पढ़ाया गया है, सभी को पता होगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में हमें फुल नंबर लाना है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, उदाहरण लिखिए और साथ में आपको उदाहरण भी लिखने हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आप सभी को पता होगा क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड जो है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला है हमारा मिश्र धातु किसे कहते हैं। जो हमारी मिश्र धातु होता है, ठीक है, मिश्र धातु का मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलते हैं, तो वो मिश्र धातु के बारे में बताना है, ठीक है। और मिश्र धातुओं के नाम भी बताना है, संगठन तथा उपयोग भी बताने हैं। तो सबसे पहले आप मिश्र धातु की परिभाषा लिखो, उसमें मिश्र धातुओं में जो आपके नाम है उसको बताना है, संगठन बताना है और उपयोग भी बताने हैं, ठीक है। कैसे मिश्र धातु में क्या क्या मिलता है, ये सारी चीजें। अब हमारा 15 नंबर टॉपिक है या क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है और उदाहरण के साथ समझाइए। जो हमारा समजातीय श्रेणी होता है वो क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखो और उनके कुछ आपको उदाहरण भी देने हैं, लक्षण भी बताने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। जो एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन से आप क्या समझते हो, उदाहरण लिखिए। जो हमारा एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, इन सब को आपको पता होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, किसी को पता है, CnH2n+2, ये एल्केन होता है। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का, एल्काइन यहाँ है, ठीक है, यहाँ ये हटाओ, CnH2n-2, ये सब इन सब के सूत्र हैं डियर, ठीक है। तो इसको आपको उदाहरण के साथ समझाना है अच्छे से। अगला साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण पर आपको अच्छे से टिप्पणी लिखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है और आप लोगों को तैयार भी कर लेना है।
18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न के यौगिक का संरचनात्मक एवं सूत्र लिखिए। संरचनात्मक एवं सूत्र लिखना है। प्रोपेन 2 ऑल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 3 ब्यूटेनॉन 2, ठीक है, नहीं ब्यूटेनॉन 2, ठीक है, ब्यूटेनॉन 2 के, तो इसका आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। सारे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना है एक एक क्वेश्चन को, जो जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। एंड 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जो मिसल होता है, मिसल की पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो मिसल की क्रिया होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मिसल की क्रिया सभी को पता होगा, साबुन में जो आपका मिसल की क्रिया है, झाग और वाटर वाला क्रिया, ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल के निर्माण के प्रमुख विधियों का रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल जो होता है उसके आपको निर्माण के प्रमुख विधि लिखना है, कैसे उसका निर्माण किया जाता है, विधि एंड रासायनिक गुण भी बताना है, एंड आपको उपयोग भी लिखना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर तैयार करना चाहिए, ठीक है। 22 नंबर है, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो एस्टरीकरण होता है, एस्टरीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, अब हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक केमिस्ट्री था, अब हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होगा। देखो, मनुष्य के पाचन तंत्र, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, चित्र तथा भाग लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनुष्य का पाचन तंत्र, क्योंकि आपको फिगर भी बनाना है, चित्र भी, और उस चित्र में आपके 4 से 5 भाग होते हैं, जैसे मुख हो गया, ग्रहणी हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, गुदाद्वार, इन सब के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। आपको 7 नंबर देकर जाएंगे और 7 में 7 आपको लाना भी है, ठीक है। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसका आपको सचित्र यानी कि चित्र के साथ अच्छे से वर्णन करना है। ऐसा नहीं कि आप बिना चित्र के वर्णन कर दो, चित्र आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि चित्र के ही कहीं ना कहीं आपको 2-3 नंबर मिल जाता है, ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो पाचक रस होते हैं उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, पाचक रस पर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो पाचक रस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय जिसमें वायु उपस्थित होता है O2 ऑक्सीजन, और अवायवीय जिसमें वायु O2 नहीं होता है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताने हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, धमनी, जो धमनी होता है और सिरा में क्या अंतर है। धमनी और सिरा में आपको अंतर बताना है। एक तरफ आप धमनी का हेडिंग डालो, एक तरफ सिरा। धमनी का 4 से 5 पॉइंट, सिरा का 4 से 5 पॉइंट, ठीक है। ये होता है धमनी और सिरा में अंतर, वायवीय अवायवीय में अंतर, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। जो रुधिर होता है और लसिका में अंतर, देखो मैं कई सारा अंतर एक साथ लिख दिया हूं, जैसे आपका वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में अंतर, धमनी तथा सिरा में अंतर, रुधिर तथा लसिका में अंतर, ठीक है। तो ये 3 से 4 अंतर आपको तैयार ही करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी में ये आपके डिफरेंस आते हैं, दोनों के बीच क्या अंतर है ये आता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, पोषण क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन है, पोषण, ये सारे लॉन्ग ही हैं। पोषण क्या है या कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। यहां से आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ जगह हैं, ठीक है, जो आपका बायोलॉजी है उससे। तो पोषण के बारे में आपको पता होगा, व्हाट इज पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, एंड ये कितने प्रकार का होता है, और ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि जो पाचन तंत्र होता है क्या होता है, सचित्र पूरे भागों का वर्णन कीजिए। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बट ये जो था ना, ये वाला पाचन, ये जो पाचन तंत्र था, ये आपको केवल चित्र बनाना था, 4 नंबर मिल जाएगा। भाग भी लिखिए, यानी कि 4 नंबर का, यानी कि, लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो सारा आपको अच्छे से भाग भी बताना है, ठीक है। कोई हो दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो आपको एक एक भाग को डिस्क्राइब करना है, जैसा मैंने पढ़ाया है।
30 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो हृदय की संरचना होता है ना, उसका आपको सचित्र वर्णन करना है, चित्र बना के अच्छे से हृदय की संरचना का आपको वर्णन करना है। तो हृदय की संरचना बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हृदय की संरचना जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे तो। 31 नंबर क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है, चित्र सहित भागों का वर्णन करना है। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है उसके बारे में बताना है और इसके चित्र भी बनाना है और उनके भागों का अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में आप लोग पढ़ लो और मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, पूरा चैप्टर आप लोग उसमें देख भी सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन्स के कार्य बताइए। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स के आपको कार्य बताना है कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो हमारे अंदर क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स। अगला, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया ये क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है वो क्या होता है और इसका उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये हमारे 33 क्वेश्चंस हो चुके हैं। पूरे बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इन सब के लिए मेहनत करना पड़ा है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसे देखकर तैयार कर लें। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, मतलब किन्हें कहते हैं, और हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। देखो, सबसे पहले आपको ये बताना है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं वो क्या होता है, और हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करूँ, 3 से 4 जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। जो मानव मस्तिष्क होता है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, मानव मस्तिष्क, उसका आपको चित्र के साथ अच्छे से डिस्क्राइब करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क, और अगर आपने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया तो आपको बहुत अच्छा नंबर भी मिलेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, परागण की क्रिया तथा निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। जो परागण होता है, परागण की क्रिया, ध्यान से समझो, परागण और निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब आपको परागण और निषेचन दो होते हैं। परागण जो होता है वो आप लोगों को पता होगा फूलों में और बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन निषेचन जो होता है वो नर और मादा युग्मक से होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो फिर देख लो। 37 नंबर क्वेश्चन, कायिक जनन किसे कहते हैं। जो कायिक जनन होता है, कायिक जनन, ठीक है, एक होता है लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, एक कायिक जनन, ठीक है, और विधि भी तथा उदाहरण भी दीजिए। कायिक जनन की आपको विधि भी बताना है भाई, कायिक जनन कैसे होता है, उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो कायिक जनन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, स्वपरागण। जो स्वपरागण होता है, परपरागण में अंतर। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है। ठीक है, परागण के प्रकार है स्वपरागण, परपरागण में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जैसे जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट एक ही है, कोई उपाय भी लिखिए और इसको रोकने का उपाय भी लिखो। भाई जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है, जनसंख्या विस्फोट इतनी तेजी से हो रहा है, तो इसको भाई रोका जाए, कोई आप उपाय लिखिए। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, जनन। जनन स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो जनन स्वास्थ्य होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जनन स्वास्थ्य पर। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए तथा भाग का वर्णन करो। जो पुष्प होता है, पुष्प का आपको फिगर बनाना है, पुष्प का चित्र बनाना है अच्छे से, और उनके जो भाग होते हैं उसका वर्णन भी करना है। मतलब उनके जो भाग होते हैं उसका आप अच्छे से वर्णन करो। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। देखो, मैं आप लोगों को पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं बता रहा हूं। अब आपको कितना आता है ये आपको पता होगा, कितना नहीं आता है वो आप कमेंट कर देना। 41 नंबर क्वेश्चन, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन और द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचात्मक, ठीक है, पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का समझाइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर तथा मादा जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नर तथा जो मादा जनन तंत्र होता है वो तो बोर्ड एग्जाम में आता ही है एक ना एक, तो वो आप तैयार कर लो।
और यहाँ हमारा एक और 43 नंबर क्वेश्चन, डीएनए आरएनए में अंतर, जो हमारा डीएनए होता है और आरएनए होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। डीएनए और आरएनए सभी को पता होगा डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, और कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है तो फुल फॉर्म भी देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सभी को पता होगा, ये सब चीजें तो माइंड में सेट होगा, क्योंकि अब आपके पास उतना समय है नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में क्या अंतर है। जो हमारे लक्षण प्रारूप होते हैं और जीन प्रारूप, लक्षण का मतलब लक्षण दिखाई दे जो भी है लंबा बौना, और जीन प्रारूप मतलब जो जीन है वो एक जैसा हो तो सारा जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप जो आपका दिखाई दे लंबा है तो वो आपका लक्षण प्रारूप, 2-3 चीजें, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हो। लिंग निर्धारण, ठीक है, और किरण आरेख द्वारा समझाइए। लिंग निर्धारण से ये पता चलता है कि होने वाला संतान जो है वो लड़का होगा या फिर लड़की, ठीक है। लिंग निर्धारण से हमें ये पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, लेकिन इसमें हमें ये पता नहीं चलता क्योंकि 85% चांस होता है लड़की का, 85% लड़के का। अगर 1-2% इधर उधर हो तो भाई पता चल जाए, लेकिन नहीं, इसीलिए हमें ये भी नहीं पता चलता, बट हाँ किरण आरेख के द्वारा हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन क्या है। जीन क्या है, जीन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। जो जीन होता है वो क्या होता है, जीन के बारे में आप लोगों को पता होगा, और जीन की जो प्रकृति है प्रकृति का वर्णन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना। मेंडल ने और सारे पौधे को चुन सकते थे और किसी पौधे को चुन सकते थे, बट मटर को ही क्यों चुना। तो उनके 6 से 7 लक्षण बताए गए हैं आपकी बुक में, आपकी गाइड में, वो लक्षण आप लिख देना कि मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, ठीक है, बस आपका हो जाएगा क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम था, 3 नियम थे। फर्स्ट प्रभाविता का नियम, सेकंड पृथक्करण का नियम, थर्ड स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो मेंडल का जो नियम था उसको आपको अच्छे से बताना है, पढ़ाया गया है। 49 नंबर, मेंडल के द्विसंकर संकरण का वर्णन कीजिए। जो मेंडल का द्विसंकर संकरण है उसका आपको बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। अब हमारा फिजिक्स देखो, अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, नियम भी लिखिए। प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को पढ़ाया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 2 नियम भी बताया गया होगा, सभी को पता है, ये सारा तैयार कर लीजिए। 52 नंबर है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन कीजिए। जो हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके बारे में बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष का कारण भी लिखना है और इसका निवारण भी लिखना है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष 2 होते हैं, निकट और दूर में से कोई एक जरूर आएगा 4 नंबर में, तो निकट और दूर दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखो यहां पूछ रहा है कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जो मानव नेत्र होता है, ह्यूमन आइज, उसका आपको चित्र के साथ अच्छे से वर्णन करना है। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो, चित्र सहित समझाइए। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है उससे आप क्या समझते हो, चित्र के द्वारा अच्छे से समझाना है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध क्या है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी आपको बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन, वाट को परिभाषित कीजिए। जो वाट होता है, वाट सभी को पता है, वाट को आपको परिभाषित करना है। और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटा में हमारे कितने जूल होते हैं ये भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो वाट को आप परिभाषित कीजिए और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं वो भी आप लिख दो। 59 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ओम का नियम क्या है और सत्यापन सहित व्याख्या कीजिए। ओम के नियम का सत्यापन के साथ आपको व्याख्या करना है। ओम का नियम आप सबसे पहले बताओ कि है क्या, और फिर इनका सत्यापन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आएगा 7 नंबर में तो सत्यापन भी आएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निगमन कीजिए। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, जो R होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निगमन कीजिए। कोई एक जरूर आएगा समांतर श्रेणी में से, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, श्रेणी और समांतर, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 62 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। 62 नंबर, बायोसेवार्ट के नियम का वर्णन करो।
एंड चुंबकीय बल रेखा क्या है, गुण भी बताना है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र आपको निगमन करना है और फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम भी बताना है। तो ये 65 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, ठीक है, 65 क्वेश्चंस। तो ये हमारा 65 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल आपके बुक में जितने भी न्यूमेरिकल है ना, सब समझ लो एक साथ। न्यूमेरिकल पहला 66 नंबर, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भाई 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। अगला, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिनका अपवर्तनांक 1.5। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एंड 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल आप तैयार कर लो। ये न्यूमेरिकल्स आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो बता दे रहा हूँ। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है। ठीक है, रखी वस्तु है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति और किरण आरेख भी खींचना है। ये सब आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिस करना। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है यानी कि वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये 68 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि वायु के सापेक्ष किसी तरह का क्रांति कोण 45 डिग्री है तो उस तरह का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा न्यूमेरिकल आप तैयार कर लो। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है। उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए, किरण आरेख भी खींचना है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, क्लास 10th साइंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए कि इसका द्वारा वस्तु का जो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने प्रतिबिंब। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यहां देखो 73 नंबर, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताइए। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतन विचलन कोण 38 डिग्री है, तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सारे पूरे बुक आपका आज खत्म हो जाएगा, सारा तैयार कर लो। ठीक है, 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, 25 वाट के। एक कूलाम आवेश की रचना करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 77 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में आपको परिपथ में ए और बी के मध्य परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक 9 ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का। देखो ये जो चित्र वाले क्वेश्चन है ये आप लोग और भी देख लेना, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, और भी देख लेना। ठीक है, और आप लोग देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए चित्र वाले क्वेश्चंस और भी आपको कहो तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। और भी देखो, एक फिगर वाला और देख लो। 78 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट, ठीक है, नहीं हाँ वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब ये देखो एक फिगर वाला, ये 7 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य प्रतिरोध, जो ए और बी के मध्य आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में प्रवाहित धारा, ए और बी के मध्य आई धारा, 3 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर। तो ये हमारा फिगर, एक 4 ओम का है, एक 2 ओम का है, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का, ये सारे प्रतिरोध है। एक 3 ओम का नीचे लगा, बी जो है वो 10 वोल्ट है। ठीक, और लास्ट 80 नंबर न्यूमेरिकल है, देखो सारा। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण से रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए।
तो इसमें मैंने आपको पूरे बुक से 80 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं ना, आपका न्यूमेरिकल भी है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है एंड लघु भी है सारा, ठीक है। इसी में आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन तैयार करोगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए बोर्ड एग्जाम के लिए, और अगर आपने ये सारा क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया ना तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारा क्वेश्चन जिसने तैयार कर लिया 98 आप ला सकते हो 100 में, कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।